पढ़ेंगे सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर, सेलेक्टेबल मार्कर क्या होते हैं? जो हमने रिकॉम्बिनेशन किया है, उस रिकॉम्बिनेशन को हमने बैक्टीरिया के अंदर ग्रो कर दिया है, रेप्लिकेट कर दिया है, उसकी या तो 20 कॉपीज बन चुकी है, या 25 या 50 या 500, या जितनी भी हमने जो भी उसमें वेक्टर यूज किया उसके अकॉर्डिंग उसकी कॉपी बन गई है। अब उस कॉपीज को बनने के बाद में हम क्या करेंगे, उसका प्रोडक्शन देखना चाहते हैं कि एक्चुअली हमने जो जीन बनाया था वो उस बैक्टीरियल कॉलोनी के अंदर रेप्लिकेट हुआ भी है या नहीं, या उसकी कॉपीज बनी है या नहीं बनी है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सेलेक्टेबल मार्कर को यूज करते हैं। जो एंटीबायोटिक या जो जीन, जैसे हमने ह्यूमन के अंदर इंसुलिन ग्रो करना है, इसलिए हमने इंसुलिन का जीन निकाला था और उसको सिंथेसाइज किया, रिकम्बाइन किया और बैक्टीरिया के अंदर ग्रो किया है। तो हम सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में क्या यूज करेंगे मीडिया के अंदर? इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन प्रोडक्शन जीन, वो जीन क्या करेगा, मीडिया के अंदर इंसुलिन का सिक्रीशन करेगा। जैसे ही वो सिक्रीशन करेगा, उसी मीडिया पे हमारी कॉलोनीज भी ग्रो कर रही है। अगर वो कॉलोनी उस पे ग्रो करती है, इसका मतलब हमारा रेप्लिकेशन हो चुका है, हमारा प्रोटीन प्रोडक्शन हो चुका है और हमारा जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। और जिन बैक्टीरियल सेल में ग्रोथ नहीं होगी, डेथ हो जाएगी, इसका मतलब उनके अंदर जीन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं था। ठीक है, सेलेक्टेबल मार्कर को हम रिपोर्टर जीन भी कहते हैं। हाँ जी, हाँ, जैसे हम मीडिया के अंदर इंसुलिन डाला हमने और बैक्टीरियल कॉलोनी को ग्रो करवा रहे हैं। सपोज 100 कॉलोनीज हमने ली थी, 100 में से 70 ग्रो करती है, 30 ग्रो नहीं करती है। तो इसका मतलब क्या, जिसमें ग्रो किया है उनके अंदर तो जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो चुका है, हमारा जीन ग्रो कर चुका है, रेप्लिकेशन हो चुका है। और जिन 30s में नहीं हुआ है, इसका मतलब उसमें रेप्लिकेशन नहीं हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है। ठीक है, सेलेक्टेबल मार्कर को हम रिपोर्टर जीन भी कहेंगे और स्क्रीनेबल जीन भी कहेंगे या मार्कर भी कहेंगे। मतलब किसी भी जीन को स्क्रीन करना, किसी भी चीज को बताना। जैसे हम कोई भी चीज टीवी पे कोई प्रोग्राम देखते हैं तो हमें जो भी फोटोग्राफिक चीजें दिखती है, जो भी न्यूज सुनाई देती है, जो भी लिखा हुआ दिखाई देता है, जो भी वहां पे हो रहा है, जो भी एक्टर्स दिखाई देते हैं, वो किस पे दिखाई देते हैं? टीवी की स्क्रीन पे दिखाई देते हैं ना। वैसे ही ये भी स्क्रीनेबल जीन है, सेलेक्टेबल मार्कर है, रिपोर्टर जीन है। मतलब एक रिपोर्टर क्या करता है, वो बताता है कि यहाँ पे क्राइम हुआ था और यहाँ पे ये चीज हुई थी। वैसे ही ये रिपोर्टर जीन भी वैसा ही काम करते हैं, वो बताते हैं कि हमने जो एक्सपेरिमेंट किया है वो सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। Used to select genetically replicate transformed identical clones और रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, ये क्या काम करते हैं हमारे, हमको सेलेक्ट करने के लिए काम आते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड और रेप्लिकेट कॉलोनीज कौन सी है, बैक्टीरिया कौन सा है या डीएनए कौन सा है। ठीक है, सेलेक्टेबल मार्कर कौन कौन से हो सकते हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, बैक्टीरियल, अच्छा, ये जो सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं ये भी क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स ही होते हैं, क्योंकि
एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी जीन के द्वारा होता है, बैक्टीरियल रेजिस्टेंस भी जीन के द्वारा होता है, कोई भी चीज का सिंथेसिस होता है तो भी जीन के द्वारा होता है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, स्मॉल सीक्वेंस ऑफ genes which is used to select genetically replicated and transformed identical clones और इसका एग्जाम्पल क्या है, TN5 जीन एंड जेनेसिन जीन, पेनिसिलियम जीन, एक्सेट्रा। TN5 पेनिसिलियम जीन और जेनेसिन, GENECINE, जेनेसिन जीन, ये भी बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। जेनेसिन जीन बैक्टीरियल रेजिस्टेंस में ही, और पेनिसिलियम आप जानते ही है फंगस के अंदर पाई जाती है पेनिसिल। TN5 जीन है जो मार्कर जीन के रूप में यूज होता है, वो अदर प्रोडक्ट के यूज होता है। अदर प्रोडक्ट मतलब जिसमें एंटीबायोटिक्स यूज नहीं है। अदर प्रोडक्ट मीन्स विदाउट एंटीबायोटिक्स। ठीक है, अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, एंजाइम्स पढ़ लिए, प्लाज्मिड के बारे में पढ़ लिया, उसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया, उसमें क्या क्या चीजें होती है ये पढ़ लिया, और क्या पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, इसका मेथड। मेथड ऑफ डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। ठीक है, मेथड ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी का सबसे पहला प्रिंसिपल क्या होगा, फर्स्ट आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, मैं आपको दोनों का बता रही हूं। ये प्लस बैक्टीरियल सेल, ये तो हुआ प्लाज्मिड। जहां आपने प्लाज्मिड लिखना शुरू किया था वहां पे एक ये वाला डायग्राम और ऐड कर दीजिएगा। ऊपर बैक्टीरियल सेल, अंदर इसका एक सेल बना के प्लाज्मिड, और ये डीएनए। और ये जो प्लाज्मिड है बैक्टीरिया के अंदर एक्स्ट्रा मटेरियल है। अच्छा, अब हमको क्या करना है, इस डीएनए का आइसोलेशन करना है। ये डीएनए का आइसोलेशन हो गया और यहां पे हमने प्लाज्मिड को बाहर निकाल दिया। ठीक है, उससे पहले डीएनए का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। हमारा जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, बीच में
इनके बेस पेयर्स होते हैं, जैसे A डबल बॉन्ड T, C ट्रिपल बॉन्ड G। ठीक है, इसी तरीके से बेस पेयर चलते रहेंगे। ठीक है, इनकी जो बैकबोन बनी होती है वो शुगर एंड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से बनी होती है। शुगर PO4, शुगर PO4। ठीक है, इधर भी बैकबोन शुगर PO4 देन शुगर PO4। ठीक है, इसी तरीके से ये स्ट्रक्चर होते हैं। ये जो होता है 10 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर 10 बेस पेयर के रिपीटेशन के बाद में ये रिपीटेशन होना शुरू होता है, ये एक कर्व आता है। इस कर्व का मतलब यहाँ पे 10 बेस पेयर आ जाते हैं। ठीक है, ये माना जाता है 30 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और ये है इसका मेजर ग्रुप और ये है इसका माइनर ग्रुप। मेजर ग्रुप मतलब जहां पे बड़ा कर्व होता है, माइनर मतलब जहां पे छोटा कर्व होता है डीएनए का, वो मेजर एंड माइनर। और हर 10 रिपीटेशन के बाद में 10 बेस पेयर के रिपीटेशन के बाद में कर्व बन के रिपीट होने शुरू हो जाते हैं बेस पेयर। ठीक है, हाँ जी, ग्रो 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 मतलब खट्टा का खांच सी नहीं बन रही है ये, वो ग्रो जीन नहीं है। मेजर और माइनर, ऊपर वाला जो बड़ा बड़ा सा लग रहा है आपको, वो मेजर ग्रुव है, GROOVE। मेजर ग्रुव, जो छोटा लग रहा है वो माइनर ग्रुव।
बोलिए। हाँ, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल मतलब इसके लिए तो हम डीएनए से आइसोलेट करेंगे और इसमें आइसोलेशन ऑफ प्लाज्मिड। ठीक है, बोलिए। देखो, ये सेल है जिसमें से हमें को जेनेटिक मटेरियल निकालना है। ठीक है, सेल ये इसका न्यूक्लियस है, ये जेनेटिक मटेरियल है, उसको हमको आइसोलेट करना है। ये बैक्टीरियल सेल है जिसमें से हमको प्लाज्मिड निकालना है। ठीक है, और ये जो प्लेस मैंने बता रखा है ग्रीन कलर की चौक से, ये है प्लेस ऑफ क्लोनिंग। क्लोनिंग मतलब MCS, मल्टीपल क्लोनिंग साइट, जहां से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट कर देगा। ठीक है, और यहां जो मैंने ग्रीन कलर की चौक से बता रखा है वो है जीन फॉर क्लोनिंग। मतलब हमको डीएनए को आइसोलेट करने के बाद में जिस जीन की क्लोनिंग करनी है वो ग्रीन कलर में बताया गया है सेल के अंदर, और प्लाज्मिड में जहां से हम जीन को डालेंगे रिकॉम्बिनेशन के लिए वो भी ग्रीन कलर से बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसका आइसोलेशन कर दिया। आइसोलेशन करने के बाद में डीएनए तो आइसोलेट हो गया, लेकिन उसका प्यूरिफिकेशन करना भी जरूरी है। हमने उसको प्यूरिफाई कर दिया, वैसे के वैसे प्लाज्मिड को भी प्यूरिफाई कर दिया। अब उसके बाद में हमने RE डाला दोनों के अंदर। ठीक है, हमने प्लाज्मिड स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि प्लाज्मिड के पास में क्लोनिंग साइट होती है जहां से उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है और हम डीएनए को जोड़ देते हैं। प्लाज्मिड को RE ने कट कर दिया, वो जो ग्रीन कलर का पार्ट था उसको निकाल दिया। ठीक है, ये हो गया प्लाज्मिड। ये तैयार है कि हम उसके अंदर हमारा डीएनए जोड़ सकते हैं। आई बात समझ में? ऐसे ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने हमारे डीएनए के भी टुकड़े कर दिए हैं, जिसके अंदर वो जो डीएनए है, जो पार्ट हमको तोड़ना है, वो अलग दिखाया गया है। ठीक है, फोर्थ स्टेप क्या होगा? बाइंडिंग ऑफ डीएनए। ये प्लाज्मिड है और यहां पे आके जीन फॉर क्लोनिंग बाइंड हो गया है। ठीक है, एंजाइम कौन सा यूज होगा? लाइगेज एंजाइम। ठीक है, पहला स्टेप हमने क्या किया? सेल चूज की कि उसमें से हमें जेनेटिक मटेरियल निकालना है और उसका क्लोनिंग करना है। ठीक है, हमने सेल में से जेनेटिक मटेरियल का आइसोलेशन किया, इसमें से बैक्टीरियल सेल में से प्लाज्मिड का आइसोलेशन किया। उसके बाद में हमने दोनों को प्यूरिफाई किया। फिर हमने क्या किया? उसकी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के साथ में कटिंग की। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए को एक जगह से काटता है स्पेसिफिक सीक्वेंस से, प्लाज्मिड के अंदर भी और हमारी सेल के अंदर भी। ठीक है, तो हमारे डीएनए को जिसका क्लोन करना था वहां से कट करके हमको उसमें ऐड करना है प्लाज्मिड में, और प्लाज्मिड को कहां से कट करना है? उस जगह से कट करना है जहां से हम डीएनए को उस प्लाज्मिड में इंसर्ट कर सकते हैं। तो बस डीएनए का वो पार्ट, प्लाज्मिड का वो पार्ट जो कि मल्टीपल क्लोनिंग साइट का था, उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने काट दिया, और ये प्लाज्मिड जहां पे क्लोनिंग साइट के लिए डीएनए पहले से प्रेजेंट था वो हट गया है। अब हम हमारा डीएनए इसमें ऐड कर सकते हैं और हमारा डीएनए
जो भी हमने क्लोनिंग के लिए लिया है वो भी कट के तैयार है। ऐड करने के लिए दोनों डीएनए को साथ में रखा, लाइगेज एंजाइम उसमें डाल दिया, तो ये डीएनए बाइंड हो गया। ठीक है, अब मैं आपको एक बार यहां बताती हूँ स्टिकी एंड क्या होता है। स्टिकी एंड का मतलब है, ये डीएनए का बॉन्ड समझ लीजिए, नहीं दिखाई दे रहा है? यहां बता देती हूँ। हाँ जी, हाँ लाइगेज एंजाइम बाइंडिंग करा रहा है, लेकिन मैं स्टिकी एंड बता रही हूँ इसमें। ये फोर्थ स्टेप यहाँ पे है, उसके बाद में हम बाद में पढ़ेंगे। उससे पहले आपको स्टिकी एंड बता देती हूँ। स्टिकी एंड होता क्या है? डीएनए बाइंडिंग के लिए लाइगेज एंजाइम है, ठीक है। सपोज ये हमारा डीएनए का स्ट्रैंड है, इसमें ए से टी बॉन्ड है, सी से जी बॉन्ड है, ए टी सी जी की ये पूरी चेन है। अब हमने इसमें आर ई डाला। हम कहते हैं दो तरीके के, जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काटता है तो दो तरीके के बॉन्ड बनते हैं, स्टिकी और स्टैगर्ड। स्टिकी एंड का मतलब क्या है? जब डीएनए यहां ऐसे काटेगा आर ई को तो स्टैगर्ड बन जाएगा। जैसे ये ए है डबल बॉन्ड टी, सी ट्रिपल बॉन्ड जी, ए अब यहां पे कोई भी बेस पेयर नहीं प्रेजेंट है जिसकी बाइंडिंग के लिए हमें कुछ और चाहिए, ठीक है। तो ये जो एंड है ये है स्टैगर्ड, ठीक है। स्टिकी एंड का मतलब क्या? जब डीएनए को इस तरीके से काटा जाए कि ये स्ट्रैंड ऐसा बन जाए। अब आप इधर देखिए, यहाँ पे ए के नीचे कोई बेस पेयर नहीं है, डीएनए का स्ट्रैंड टूटा हुआ है। टी के नीचे कोई बेस पेयर नहीं है, डीएनए का स्ट्रैंड टूटा हुआ है। ए के नीचे इधर भी कोई बेस पेयर नहीं है। इसका मतलब इस डीएनए को पूरा करने के लिए हमें कोई ना कोई बेस पेयर उसमें डालना पड़ेगा, तो ये उसको अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेगा। ये जो एंड है जो पूरा कंप्लीट बेस सीक्वेंस में नहीं है, जिसका फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड टूटा हुआ है, जिसके बेस पेयर्स कंप्लीट नहीं है, वो क्या है? ये दोनों जो इसके एंड है, ये दोनों, ये हुए स्टिकी एंड, ठीक है। अब प्लाज्मिड जब कट होता है तो उसका स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होता है। इस तरीके से,
मतलब यहाँ पे हम अपना डीएनए लाके बाइंड कर सकते हैं, जो कि हमारा डीएनए भी इस तरीके का है। आया समझ में स्टिकी एंड और स्टेगर्ड एंड? स्टिकी एंड का मतलब डीएनए ऐसे बीच के स्ट्रक्चर से काटा जाता है कि उसमें उसका पूरा स्ट्रैंड कंप्लीट नहीं हो पाता है, बीच में उसके बेस पेयर्स छूट जाते हैं। और स्टेगर्ड एंड का मतलब कि कंप्लीट डीएनए इस तरीके से काटा जाएगी जिसके अंदर उसके बेस पेयर्स नहीं टूटे, और जिसके अंदर उसके बेस पेयर्स टूट जाते हैं, कुछ छूट जाते हैं, तो वो स्टिकी एंड की तरह काम करता है। मतलब वो अपने अंदर किसी भी डीएनए को या किसी भी ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड के प्राइमर्स को एडजस्ट करके चेन बनाना शुरू कर देता है। जैसे अगर इस डायग्राम से समझाऊं तो ये हमारा जीन फॉर क्लोनिंग है, मतलब ये हमारा डीएनए है जो हमने अलग कर लिया है। जो प्लाज्मिड का कट होगा वो भी इसी तरीके से होगा कि ये उस डीएनए को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर दे। ठीक है, तो ये यहां से तो ये वाला कट जो है प्लाज्मिड का है, और ये वाला स्ट्रक्चर जो है हमारे डीएनए का है। जीन फॉर क्लोनिंग और ये प्लाज्मिड। एंजाइम कौन सा? लाइगेज एंजाइम। मतलब जब डीएनए को काटा जाता है तो डीएनए इस तरीके से एंड बना के कट जाता है। ये इसका जो है स्टिकी एंड है, मतलब यहाँ पे कुछ भी बाइंड हो सकता है। ऐसे ही जब प्लाज्मिड को काटा जाता है तो प्लाज्मिड भी इस तरीके से एंड बनाता है, मतलब इसके अंदर कुछ भी बाइंड हो सकता है। जब इन दोनों को बाइंड कर दिया जाता है तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाता है। देन इंसर्शन ऑफ recombinant material into host। ठीक है, ये हमारा जो बना रिकॉम्बिनेंट बना। ठीक है, अब ये जो प्लाज्मिड है जिसमें कि प्लाज्मिड का क्रोमोसोमल मटेरियल भी है और इसका डीएनए का भी मटेरियल है। इसको हमें होस्ट में डालना है। होस्ट कौन कौन से होते हैं? बैक्टीरियल सेल, ऑब्लिक यीस्ट, ऑब्लिक फेज, ऑब्लिक वायरस। ठीक है, और मेमेलियन सेल जैसे रैबिट,
rabbit, mouse, frog, pig, etc. एंड प्लांट। ठीक है, अब जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है, जो प्लाज्मिड है, उसको हमें होस्ट में इंसर्ट करना है। ये हमारा होता है फिफ्थ स्टेप। ठीक है, इसको इंसर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इसको इंसर्ट करने के लिए CaCO2 सॉल्यूशन लेंगे, ये प्लाज्मिड डाल दिया और ये हमने बैक्टीरियल सेल प्लाज्मिड कौन सा? रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड प्लस बैक्टीरियल सेल प्लस क्या देंगे इनको? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जैसे ही इस सॉल्यूशन में हम इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को रखेंगे, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को इस सेल में रखने के बाद में हम उसमें सॉल्यूशन डाल के जैसे ही बैक्टीरियल सेल रखेंगे और इलेक्ट्रिक करंट देंगे, वैसे ही इस सॉल्यूशन में करंट चलेगी और जैसे ही उसमें करंट चलेगी ये बैक्टीरियल सेल इस प्लाज्मिड को अपने अंदर इनगल्फ कर लेगी, अपने अंदर इंजेस्ट कर लेगी। ठीक है, हमने रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड तैयार कर दिया है, जिसमें प्लाज्मिड सेल के अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट या जीन फॉर क्लोनिंग प्रेजेंट है। ठीक है, हम इस प्लाज्मिड को चाहते हैं कि बैक्टीरियल सेल में वापस चला जाए ताकि ये ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर सके। जरूरी नहीं है कि हम बैक्टीरियल सेल ही लें, इसके लिए होस्ट के रूप में हम दूसरी सेल्स भी ले सकते हैं, जैसे प्लांट ले सकते हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस प्लांट में जाता है। ठीक है, ह्यूमन इंसुलिन के लिए रैबिट ले सकते हैं, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के लिए और कोई एनिमल ले सकते हैं, माउस ले सकते हैं। ठीक है, यीस्ट ले सकते हैं, वायरस ले सकते हैं। ठीक है, ये है रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड containing gene for cloning और replication। ठीक है, ये क्या है? रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है कंटेनिंग जीन फॉर क्लोनिंग और रेप्लिकेशन। ये है होस्ट सेल। होस्ट सेल कौन कौन सी हो सकती है? बैक्टीरियल सेल हो सकती है, यीस्ट हो सकती है यानी फंगस हो सकती है, वायरस हो सकते हैं, फेज हो सकते हैं। फेज का मतलब क्या होता है? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज का मतलब ऐसी सेल जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करती है। ठीक है, फेज हो सकते हैं और मेमेलियन सेल हो सकती है, मतलब रैबिट, रैट, पिग एक्सेट्रा। ठीक है, इसके अंदर जो सॉल्यूशन यूज करते हैं हम CaCl2 का सॉल्यूशन यूज करते हैं प्लस इलेक्ट्रिक करंट। क्या करते हैं हम?
सॉल्यूशन ले लेते हैं, उसको एक बड़े बीकर में रख देते हैं, उसके अंदर हम प्लाज्मिड भी डाल देते हैं और उसके साथ साथ हम होस्ट डाल देते हैं, वो चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे फेज हो, चाहे प्लांट हो। ठीक है, कोई भी होस्ट जो कि हमें ट्रांसफर करना है, जिसमें हमें ट्रांसफर करना है, उसको हम उस सॉल्यूशन के बीच में रख देते हैं। जैसे ही हम इस सॉल्यूशन के बीच में इस प्लाज्मिड को, जो कि रिकॉम्बिनेंट है, और उस सॉल्यूशन को और उस फर्स्ट सेल को रखते हैं, हम इलेक्ट्रिक करंट उसमें डालते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट डालते हैं, किसी भी पागल को 3rd डिग्री टॉर्चर जब दिया जाता है, कभी कभी लगता है ना ये पागल है या नहीं, हमको पता नहीं है, तो उसके लिए सबसे अच्छा टेस्ट क्या होता है, उसको इलेक्ट्रिक शॉक देना। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक शॉक हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए क्या होता है, जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट उसमें डाली जाती है, तो जैसे ही उनको शॉक लगता है, ये सेल्स एकदम से इस प्लाज्मिड को अपने अंदर इनगल्फ कर लेती है, इंजेस्ट कर लेती है। जैसे अपन खाना खाते तो उसके लिए हमको मुंह को खोलना पड़ता है, उसी तरीके से इन बैक्टीरियल सेल को ओपन करने के लिए, ताकि ये प्लाज्मिड उनके अंदर चला जाए, हमें क्या देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जैसे ही इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जाएगी, ये बैक्टीरियल सेल अपने आप इस प्लाज्मिड को इनगल्फ कर लेगी। ठीक है, अब सपोज ये बैक्टीरियल सेल है, इसके अंदर ये प्लाज्मिड जो 6th स्टेप है वो देख लीजिए। इसके अंदर ये प्लाज्मिड हमने डाल दिया है, प्लाज्मिड ट्रांसफर्ड टू बैक्टीरियल सेल। ठीक है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया, ट्रांस मतलब जो मेरा नहीं है, किसी और के मटेरियल को अपने अंदर ले लेना और उसको डेवलप करना या उसका रेप्लिकेशन करना कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब इस बैक्टीरिया के पास अपना डीएनए तो है, लेकिन फिर भी उसने दूसरे प्लाज्मिड को अपने अंदर ले लिया है, जिसके अंदर हमारा जीन ऑफ क्लोनिंग प्रेजेंट है। रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड ट्रांसफर टू बैक्टीरियल सेल कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन चाहिए तो लिख लीजिए, अ टेक्निक टू ट्रांसफर recombinant DNA into the host। अब ये क्या करेगा बैक्टीरिया, नेक्स्ट स्टेप में रेप्लिकेशन, क्योंकि प्लाज्मिड के अंदर रेप्लिकेशन ओराई तो मौजूद है, ये ओराई, तो ये रेप्लिकेशन करना शुरू करेगा। ठीक है, रेप्लिकेशन इसका 7th स्टेप होगा। रेप्लिकेशन का मतलब क्या हुआ, ये हमारा ग्रोथ मीडिया था, उस पे बैक्टीरियल कॉलोनी ज्यादा से ज्यादा ग्रो हो रही है। बैक्टीरियल कॉलोनी, ठीक है, ये बैक्टीरियल कॉलोनी कौन सी है, रेप्लिकेटेड। रेप्लिकेटेड बैक्टीरियल कॉलोनी का मतलब क्या हुआ, हमारा रेप्लिकेशन प्रोसेस शुरू हो गया है, और रेप्लिकेशन प्रोसेस शुरू होने के बाद में
जो कॉलोनी बनी है, जो कॉलोनी ग्रोथ मीडिया में डेवलप हुई है, वो कौन सी है? रेप्लिकेटेड कॉलोनीज। अब इन कॉलोनीज को हम सेपरेट करेंगे। सेपरेशन ऑफ कॉलोनीज। हमने सेपरेट कर ली। अब हम इसको सेलेक्टेबल मार्कर पर यूज करेंगे। मतलब इन कॉलोनीज को हमने एक मीडिया तैयार किया है। सपोज हमने जो जीन क्लोनिंग किया था, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन था पेनिसिलिन का, ठीक है। अब हमने इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डाल दी पेनिसिलिन, और इन बैक्टीरियल कॉलोनीज को भी उसमें डाल दिया। हाँ, ग्रोथ मीडिया जो है वो तो हमने बैक्टीरियल कॉलोनीज को ग्रो करने के लिए दिया था, जैसे ईस्ट एक्सट्रैक्ट या ग्रोथ एक्सट्रैक्ट, जो भी मीडिया है, ठीक है। अब इसे सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे? फिल्ट्रेशन, है ना। इसको, है ना, इन कॉलोनीज की ग्रोथ को दूसरे उसमें लेंगे, फ्लास्क में, ठीक है। और उसके बाद में उस मीडिया को क्या करेंगे? हम वॉश कर देंगे और डिस्टिल वाटर वगैरह से, और उसके बाद में उसको फिल्टर कर लेंगे कॉलोनीज को। उसके बाद में हमें सेपरेट करने के बाद में हमें क्या करना है? हमको पता करना है कि उसके अंदर एक्चुअली ये जो कॉलोनीज है वो हमारे जीन को कोड करती है या नहीं, ठीक है। इसलिए हम इसको पेनिसिलिन मीडिया के अंदर वापस डालेंगे। सपोज कॉलोनी ग्रो, अगर इस मीडिया पर कॉलोनीज ग्रो करती है, मींस बैक्टीरियल सेल कंटेनिंग रेजिस्टेंस ऑफ पेनिसिलिन, ठीक है। फिर ये जो क्लोन है यूज फॉर प्रोडक्शन, अगर यहां पे हम मानते हैं, हमने कॉलोनी काउंटर से काउंट किया था कि 100 कॉलोनीज हुई है हमारी, 100 में से पेनिसिलिन मीडिया पर 70% ने ग्रो किया, 30% की डेथ हो गई। तो जो बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रो करेगी उसका मतलब वो पेनिसिलिन से रेजिस्टेंस है, और जो कॉलोनीज डेथ होकर जाएगी इसका मतलब उसमें ट्रांसफॉर्म जीन नहीं है। कॉलोनी डेथ ड्यू टू अनट्रांसफॉर्म्ड जीन। अगर उसमें ट्रांसफॉर्म होने वाला जीन नहीं है, अनट्रांसफॉर्म जीन है, तो कॉलोनीज डेथ कर जाएगी। और अगर कॉलोनीज ग्रो कर रही है तो इसका मतलब
उनके अंदर ट्रांसफॉर्म जीन है। जैसे हमने 100% कॉलोनीज ली थी तो उसका मैंने बता दिया कि 100 में से 70% कॉलोनीज ग्रो कर रही है जिनके अंदर ट्रांसफॉर्म जीन है, और 30% कॉलोनीज ग्रो नहीं कर रही है जिनके अंदर ट्रांसफॉर्म जीन नहीं है।